हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पे। तो आज बहुत अच्छी आपकी क्लास यहाँ पे देखने को मिलेगी जो कि पूरे साइंस के ऊपर है। तो साइंस में जितनी भी बीपीएससी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो पैटर्न है बीपीएससी का, उसके आधार पे आपको क्वेश्चन आज कराए जाएंगे। लगभग 250 क्वेश्चन है और इसको हम करेंगे। काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा आज का सेशन। और यहाँ पे आप पीडीएफ देख सकते हैं ये पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अभी आपको जो है समय आपके पास बहुत कम है। आपके पास 7 दिन का समय है और मुझे लगता है ये 7 दिन में आपको ऐसी चीज़ें पढ़नी चाहिए जो आपके बीपीएससी में पूछने की संभावना है। तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़े, ठीक है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं और आपको ये पीडीएफ पूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, तो सबसे पहली बात तो ये है, थोड़ा सा मैं आपको बता दे रही हूँ कि चीज़ें कैसे आपको लेके चलनी है। बायोलॉजी से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। बायोलॉजी से क्वेश्चन आपके ज़्यादा पूछे जाते हैं। केमिस्ट्री की बात की जाए उसके बाद आपकी फ़िज़िक्स की क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ कि जो आपका जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी बहुत ज़्यादा आप देखिए, मॉक टेस्ट भी आप ऐसी जगह पे मारिए जहाँ बीपीएससी के पैटर्न के अनुसार क्वेश्चंस कराए जा रहे हों। अन्यथा आप जितने जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप लगाएंगे, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कीजिए कि कौन से चैप्टर्स आपके नहीं बन रहे हैं और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन कीजिए, क्योंकि अभी आपको सबसे सूटेबल यही होगा। और प्रैक्टिस कीजिए। ये जो पीडीएफ मैं आपको दूंगी, ये पीडीएफ का आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर लीजिए, जो कि देखिए पीडीएफ से बहुत कम समय लगता है और आप चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ ताकि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को हम कवर कर सकें। तो हम यहाँ पे चलेंगे अब क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, डीमोटिवेट हो जाते हैं लोग अगर मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स कम आ जाते हैं। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस के लेवल के अकॉर्डिंग वहाँ पे चीज़ें होती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए और जो पैटर्न होता है बीपीएससी का उस पर फोकस कीजिए। यहाँ पे जो मैं क्लास आपको आज लेके आई हूँ, इसको आप ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। स्किप करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। एक भी क्वेश्चन आपका यहाँ पे फालतू नहीं है। बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ। चलते हैं यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो अभी मैंने आपको जो है, मैं जितनी भी तरह से देखा जाए तो एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें करवा रही हूँ और जितने कम समय में जितने अच्छे से रिवीजन आपका हो सकता है वो सब मैं कराने की कोशिश कर रही हूँ। आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। आपको कल मैंने पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट कराया है, जिसमें क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो उसको अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखिए मेरे। आप बीपीएससी टीआरई 3 रिवीजन क्लास के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको ज्योग्राफी के क्लासेस मिल जाएंगे, प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मिल जाएंगे और बीपीएससी ने अन्यथा भी जितने भी पूछे हैं तो वो क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो अभी जितनी भी चीज़ें मैं आपको करा रही हूँ सारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ, उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग करा रही हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। जब मटर की प्रतान किसी डोरी के संपर्क में आती है तब वह उसके चारों ओर कुंडलित हो जाती है। यह किस प्रकार की अनुवृत्ति अनुक्रिया को दर्शाता है? तो ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो थोड़ा सा जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हुई चलूँगी। यहाँ पे स्पर्शानुवृत्त यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रकार की अनुक्रिया होती है? स्पर्शानुवृत्त आपकी वर्तन, आपकी प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि पादप प्रकृति में स्थावर होते हैं, ठीक है, स्थावर होते हैं। ये आपके अचल होते हैं और इसलिए इसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए, इस पर्यावरण में होने वाले तेज बदलाव से निपटने के लिए उन्होंने वृद्धि अनुक्रिया विकसित करी है। इसलिए पादप अपनी वृद्धि को बदलते हैं ताकि वे अधिक अनुकूलन परिस्थितियों को में वृद्धि कर सके। यह पादप की गति द्वारा किया जाता है, जिसको हम स्पर्शानुवर्तन या फिर हेप्टोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, ठीक है। पादप द्वारा स्पर्श घर्षण द्वारा उत्पन्न अनुक्रिया प्रतान तथा वल्लरी, जिसको ट्विनर कहते हैं, इस प्रकार की गति के उदाहरण भी देखने को मिलते हैं। चलते हैं आगे। अभिकेंद्री मुखी यहाँ बताना है बल किसके लिए जिम्मेदार होता है। ये क्वेश्चन भी आपका बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे केंद्राभिमुखी बल के बारे में बात करना है। तो केंद्राभिमुखी बल एक बल जो
गोलाकार रास्ते में चलते हुए शरीर पर कार्य करता है और उसे उस केंद्र की ओर निर्देशित किया जाता है जिसके चारों ओर शरीर घूम रहा है। यह बल बाहर से ऑब्जेक्ट पर लागू होता है और इस कारण से केंद्राभिमुख बल एक बाहरी बल है, इसको आप ध्यान रखेंगे। यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? देखिए यहाँ पे आपके कई ज़्यादा यंत्र से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो यूडोमीटर किसके लिए होता है? बरसात की मात्रा मापने के लिए, ठीक है, बरसात की मात्रा नापने हेतु यहाँ पे यूडोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर की अगर हम बात करें तो बैरोमीटर का उपयोग किसके मापन के लिए होता है? तो वायुमंडलीय दापन, आप ध्यान रखेंगे वायुमंडलीय दापन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको अच्छे से रिवीजन कीजिए। यूडोमीटर बरसात की मात्रा मापने के लिए, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए, विद्युत शक्ति किसकी इकाई क्या होती है ये बताना है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? वॉट होती है, ठीक है। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो वॉट होती है, इसको ध्यान रखेंगे। विद्युत विभवांतर यहाँ पूछा जा रहा है तो ये यहाँ पे वोल्ट होता है। वॉट और वोल्ट में अंतर है, ये आपके करंट की बात कर रहा है, ठीक है। विद्युत विभवांतर की इकाई कितनी होती है? वोल्ट होती है। विद्युत धारा की इकाई कितनी होती है? एम्पियर में होती है, ये आप ध्यान रखेंगे। ये तीन चीज़ें यहाँ से आपको याद रखना है। ओम मात्रक कैसा है, क्या है? ओम मात्रक क्या है? प्रतिरोध है, ठीक है। इस तरह से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन बीपीएससी में देखने को मिलेगा, तो इसको ध्यान से देखिएगा। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो अमीटर, ये आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो अमीटर से। चालक की विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। और ओम क्या है? एक प्रतिरोध, यहाँ पे प्रतिरोध की इकाई है ओम। चालक के विद्युत प्रतिरोध की इकाई क्या है? ओम है। प्रकाश वर्ष मात्रा, ये आपका कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश वर्ष मात्रक है क्या? तो दूरी का मात्रक है। किस प्रकार की दूरी? तो यहाँ पे खगोलीय दूरी को मात्रक यहाँ पे प्रकाश वर्ष में मापते हैं। कैसे? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। यह खगोलीय दूरी का मात्रक होता है, ठीक है। एक प्रकाश वर्ष इक्वल टू 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर, जो कि एक बहुत लंबी दूरी होती है। तापक्रम की एसआई मात्रक पूछी जा रही है यहाँ पे। तापक्रम की एसआई इकाई क्या होती है? तो केल्विन, यहाँ पे बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे। केल्विन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा मात्रक की ऊर्जा का है, ऊर्जा का होता है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। फर्मी क्या है? फर्मी मात्रक है लंबाई का। समुद्री दूरी मापक है नॉटिकल मील का। तो नॉटिकल मील में समुद्री दूरी को मापा जाता है। नॉटिकल मील यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखिए। नॉटिकल मील आपका समुद्री दूरी के लिए यहाँ पे मापा जाता है। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। एमस्ट्रॉन्ग की इकाई बताना है तो तरंग दैर्घ्य यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आवृत्ति को मापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में। हर्ट्ज में मापा जाता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, इसको बार बार रिवीजन कीजिए, क्वेश्चन आपका यहीं से पूछेगा। और फुटबॉल के खेल में गोलकीपर पर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो देखिए संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में यह सक्षम बनाता है। तो यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा संवेग परिवर्तन दर। आगे चलते हैं। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाएं और एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री क्या करेंगे? तो बाईं ओर झुकेंगे, ठीक है। दाईं ओर अचानक से मुड़ता है तो क्या होता है? बाईं ओर झुकते हैं। चलते हैं आगे यहाँ पे नेक्स्ट पे। एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करने के लिए क्या ठीक करने की कोशिश करता है? तो वो क्या ठीक करने की कोशिश करता है? जो उसकी आवृत्ति होती, जहाँ से साउंड उसका बजेगा, उसके साथ सिटिंग स्ट्रिंग्स की आवृत्ति को मिलाने के लिए किया जाता है। आगे चलते, आघात और प्रत्याघात के बल बताना है क्या होते हैं? तो हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। आघात और प्रत्याघात के बल हमेशा समान और विपरीत दिशा में होते हैं। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमें बताना है कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं। तो इसका क्या कारण है? पानी के पृष्ठ तनाव के कारण। पानी के पृष्ठ तनाव के कारण जो है यहाँ पे सरफेस टेंशन जो है
उसके कारण यहाँ पे कीड़े जो है पानी की सतह पर बिना डूबे आसानी से घूम सकते हैं। किसी द्रव का वह विशेष गुण जिसके कारण उनका मुक्त और पृष्ठ एक खींची हुई प्रत्यास्थ झिल्ली यानी मेम्ब्रेन की भांति व्यवहार करता है तथा कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयत्न करता है। द्रव के इस गुणधर्म को पृष्ठ तनाव कहा जाता है और कुछ कीट जल की सतह पर चल पाते हैं। इसका कारण क्या है? पृष्ठ तनाव। इसको याद रखिएगा। चलते हैं आगे। वर्षा की बूंद के गोलाकार होने के कारण बताना है, क्या होगा? तो पृष्ठ तनाव। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। दूध से क्रीम को किस प्रक्रिया द्वारा अलग किया जाता है? तो दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया को हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं। बिल्कुल यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आप यहाँ देख सकते हैं अपकेंद्री बल के बारे में दिया हुआ है। अपकेंद्री बल का प्रयोग करके कणों को एक दूसरे से अलग करने को ही हम अपकेंद्रीकरण कहते हैं। गोल घुमाया जाता है, किसी वस्तु को घुमाया जाए तो उसमें एक बल उत्पन्न होता है और उसे बाहर की ओर फेंकता है, इसे हम अपकेंद्री बल कहते हैं। चलती बस में जब चालक अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्रियों को आगे धक्का लगता है। इसको समझाया जा सकता है किसके द्वारा? तो देखिए इस तरह की जो गति होती है वो न्यूटन की गति के पहले नियम के द्वारा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। और न्यूटन के पहले गति का नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, और न्यूटन के गति के पहले नियम से हमें क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है, इसका नाम क्या है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसका मैं यहाँ पे नहीं पढ़ने वाली हूँ। चलिए आगे देखते हैं। इसके बारे में बताइए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। पानी वाले बीकर में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरी बर्फ़ पिघल जाएगी तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा, पानी का स्तर बदल थोड़ी जाएगा, वो तो वही रहेगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार बीपीएससी ने इसको पूछा है। तो पानी का स्तर वही रहेगा, बदलेगा नहीं। आप खुद ही सोचिए कि एक पानी के एक क्यूब को जो सॉलिड फॉर्म में होता है, अगर आप उसको रखते हैं तो जितना पानी आपने डाला था उतने ही पानी वो रहती है, उसके स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। बल गुणनफल है किसका? यहाँ पे बताना है बल किसका गुणनफल है? तो द्रव्यमान और त्वरण का। ठीक है, F = ma, ये आपने पढ़ा होगा। F = ma, फोर्स = मास इंटू एक्सीलरेटर। तो ये आपका होता है। चलते हैं आगे। यदि किसी गतिशील वस्तु पर लगने वाले सभी बलों का योग शून्य हो तो वह वस्तु समरूप गति से चलती रहेगी। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। समरूप गति से चलती रहेगी, बलों पर योग अगर शून्य हो तो। दंड चुंबक के केंद्र को चुंबकत्व होता है। चुंबकत्व कितना होता है? शून्य होता है। इसके बारे में जान लीजिए। दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? शून्य होता है। केंद्र के पास की क्षेत्र रेखाएं दंड चुंबक के समांतर होती है। क्षेत्र रेखाओं का घनत्व दंड चुंबकों के ध्रुवों पर अधिकतम होता है और केंद्र में होता है, जिसका अर्थ है कि केंद्र में चुंबकीय केंद्र का परिमाण शून्य है। तो यहाँ पे इतना सा सीधा सीधा याद रखिए कि दंड चुंबक के केंद्र में चुंबकीय क्या होता है? क्षेत्र शून्य होता है। आगे चलते हैं। बताना है पेंडुलम जो घड़ी है इसकी अवधि कितनी होती है? तो आपने देखा होगा कि इस तरह से कुछ पेंडुलम होती है इस तरह से, और ये इधर फिर इधर, इधर फिर इधर जाता, तो इसकी अवधि कितनी है? तो 2 सेकेंड यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं। मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर है। तो यहाँ बताना है मानव कान का देखिए मिनिमम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज आपका होता है। ध्यान रखेंगे। औसत श्रवण कितना होता है? अगर हमारा यहाँ पे मानव कान का श्रव्य आवृत्ति परिसर यहाँ पूछा जा रहा है कितना होता है, तो 20 से 20,000 हर्ट्ज होता है। एक मानव के लिए औसत श्रवण सीमा कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के बीच होती है और श्रवण प्रक्रिया की सहायता के लिए 3 मांसपेशियों का उपयोग करती है। आगे इसके बारे में कुछ चीज़ें और जान लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन आपका 3 से 4 पूछा गया है ये सिर्फ इसी टॉपिक से, तो इसीलिए मैं ये काफ़ी अच्छे से डिटेल में आपको ये बता रही हूँ। आवृत्ति की SI मात्रक क्या होती है? हर्ट्ज होती है, इसको भी ध्यान रखेंगे। औसत वयस्कों में ऊपरी सीमा अक्सर 15 से 17 किलो हर्ट्ज के करीब होती है।
एक एक पॉइंट से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। 20 हर्ट्ज से नीचे की आवृत्ति को अपश्रव्य आवृत्ति कहा जाता है और 20,000 हर्ट्ज के ऊपर की आवृत्ति को पराश्रव्य आवृत्ति कहा जाता है। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे हैं और आवृत्ति को 1 सेकंड में होने वाली तरंग चक्रों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। ध्वनि तरंगों के प्रकार जिनकी आवृत्तियां मानव श्रवण की श्रव्य सीमा से कम होती है उसे हम अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। तो ये यहाँ से आपका 5 से 6 क्वेश्चन बन सकता है। चलते हैं आगे। अगर ध्वनि वायु से जल में प्रवेश करती है तब किस मात्रा में परिवर्तन नहीं होगा? तो आवृत्ति में परिवर्तन नहीं होगा। ये भी आपका सेम क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ध्वनि जब वायु से जल में प्रवेश करती है तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है ध्वनि तरंग, ठीक है। अभी हमने देखा ध्वनि तरंग अनुदैर्घ्य तरंगों का उदाहरण है। चलते हैं आगे हम यहाँ पे ये सब आपका अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य तरंगों के बारे में दिया हुआ है। आगे चलते अल्ट्रासोनिक तरंगे बताना है। अल्ट्रासोनिक तरंगे क्या है? तो 20 के हर्ट्ज से ज़्यादा आवृत्ति की ध्वनि तरंगे को हम अल्ट्रासोनिक तरंगे कहते हैं। MRI मशीन में किस प्रकार की तरंग का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय तरंग का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे चुंबकीय तरंग को ध्यान रखेंगे। इसके अलावा विद्युत चुंबकीय तरंग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेलीविज़न के रिमोट में किस प्रकार के तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें आपका इंफ्रारेड हो जाएगा, ठीक है। उसमें आपका इंफ्रारेड हो जाएगा, उसको भी ध्यान रखेंगे। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर आता है इंफ्रारेड। इसके अंदर और क्या क्या आता है विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर? कॉस्मिक रे, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल रे, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। इस तरह से आपके ये विद्युत चुंबकीय तरंग के अंदर आते हैं। और रेडियो में टेलीविज़न के रिमोट में आपका इंफ्रारेड यहाँ पे देखने को मिलता है। और विद्युत चुंबकीय तरंग में आपका कोई भी मीडियम प्रयोग में नहीं लाया जाता है। चलाने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। ये सभी पॉइंट को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, मुझे याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं आगे। यहाँ बताते हैं ध्वनि चित्रण यानी सोनोग्राफी में कौन सी तरंगों का प्रयोग होता है? तो पराध्वनिक तरंगे यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। ध्वनि संचरण नहीं करती, यानी ध्वनि कहाँ पे बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता है कि तो निर्वात में। निर्वात मतलब वैक्यूम, ठीक है। वैक्यूम में आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। बिजली की मीटर परिवर्तित करती है। तो बिजली की मीटर जो होती है वो क्या परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में मैकेनिकल एनर्जी में आपका ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को अवशोषित करता है लाल और नीला में, ठीक है। आगे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हरे पौधे में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला वर्णक होता है क्लोरोफिल और यह दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम में नीले और लाल क्षेत्रों में सबसे अधिक कुशलता से अवशोषित करता है। लेकिन सूर्य के प्रकाश में हरे प्रकाश सहित लाल से नीले स्पेक्ट्रम पर प्रकाश का सबसे बड़ा स्पेक्ट्रम होता है। प्रिज्म के बारे में बताना है। तो प्रिज्म से गुजरने वाला प्रकाश का कौन सा वर्ण सबसे ज़्यादा झुकता है? तो वॉयलेट आपको ध्यान रखना है। जब प्रकाश को एक प्रिज्म के माध्यम से फैलाया जाता है तो बैगनी रंग अधिकतर विचलन दर्शाता है। बैगनी प्रकाश में माध्यम से यात्रा करते समय अधिकतम अपवर्तक सूचकांक और सबसे कम गति होती है। सबसे कम गति बैगनी में होती है, ध्यान रखेंगे। ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आपका काम करता है। इसको भी आप बहुत अच्छे से याद रखिए, ध्यान रखिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करता है ऑप्टिकल फाइबर। कुल आंतरिक परावर्तन क्या होता है? तो एक उच्च अपवर्तक सूचकांक के माध्यम से प्रकाश का कुल परावर्तन इसके माध्यम में वापस करने के लिए एक क्रांतिक कोण और अधिक से अधिक कोण पर कुछ आंतरिक परावर्तन के रूप में जाना जाता है। यह हमेशा तब होता है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है। और ऑप्टिकल के बारे में ये भी जान लीजिए कि यह ग्लास और प्लास्टिक से बना एक बहुत पतला फाइबर है, ऑप्टिकल फाइबर, जिसकी त्रिज्या माइक्रोमीटर 10 से 6 मीटर के क्रम में होती है। यह कुल आंतरिक परावर्तक के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर सीधा सीधा आप याद रखिए, ऑप्टिकल फाइबर आपका
कुल आंतरिक परावर्तन पे काम करता है। आगे चलते, तारे टिमटिमाते हैं, किस वजह से टिमटिमाते हैं? तो ऐसा क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक लगातार बदलता रहता है। ठीक है, चलते हैं आगे। मृग मरीचिका के बारे में बताना है। तो ये भी आपका जो है प्रकाश का ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन की वजह से ऐसा होता है। जैसे गर्मियों की दोपहर में यात्रियों को सड़क पर कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है। इस भ्रम को मरीचिका या मृग तृष्णा कहते हैं। दोपहर में सड़क अधिक गर्म हो जाती है, जिसके कारण धरती के पास हवा की गर्म परतें विरल हो जाती है, किंतु ऊपर की परतें ठंडी होने के कारण वे अपेक्षाकृत सघन होती हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है किस कलर में, किस रंग में? तो ध्यान रखेंगे लाल प्रकाश में आपका, यहाँ पे आप इसको हरा मत कीजिएगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस में होती है? तो लाल प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा को ग्रहित किया जाता है और उसका उपयोग जल, कार्बन डाइऑक्साइड और खनिजों को ऑक्सीजन और ऊर्जा के समृद्ध कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। यह जल का ऑक्सीकरण ऑक्सीजन बनाने में होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के अवकरण से ग्लूकोज बनता है। क्लोरोफिल में पाए जाने वाली धातु का नाम बताना है, तो मैग्नीशियम यहाँ पे आपका हो जाएगा। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु मैग्नीशियम हो जाएगा। मैग्नीशियम पत्तियों को उनका हरा रंग देता है, ध्यान रखेंगे। पौधों में मैग्नीशियम एंजाइम में स्थित होता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा को अवशोषित करता है और इस ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। चलते हैं आगे। मानव आँख किसी वस्तु की छवि किस पर बनती है? तो ये बताना है, रेटिना यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। रेटिना पे छवि बनती है। कॉर्निया क्या होता है? तो कॉर्निया आँख का बाहरी पारदर्शी हिस्सा होता है जो आँखों को बाहरी घटकों से बचाता है। आँख की पुतली यानी प्यूपिल जो है, प्यूपिल कहते हैं उसको नियंत्रित करता है, जो प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आँख की पुतली आँखों को अलग रंग देता है। भूरी आँख या नीली आँख वास्तव में नेत्र पटल का रंग है। ठीक है, नेत्र लेंस के एक गोलाकार लेंस है जो नेत्र पटल पर वस्तु की छवि बनाता है। नेत्र पटल एक स्क्रीन है जो दृष्टिपरक तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क को सूचना भेजती है। नेत्र लेंस की फोकस लंबाई रोमक मांसपेशियों द्वारा बनाए रखी जाती है और आसपास की वस्तुओं को देखने के लिए खुद को खींचकर फोकस लंबाई को कम करता है और इस तरह से ये जो फोकस लंबाई बढ़ाने के लिए शिथिल हो जाता है। रेगिस्तान में गर्मी दोपहरी में मरीचिका के किस कारण दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। हीरे की चमक का कारण बताना है। हीरे की चमक का कारण भी आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण देखने को मिलता है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है कितने समय में? 8 मिनट 18 सेकेंड, यहाँ पे 16.6 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 16.6 सेकेंड यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय विखंडन से विद्युत उत्पन्न करने के लिए साधारणतया प्रयोग किया जाने वाला तत्व क्या है? यूरेनियम आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यूरेनियम जो 235 है ये आपका सर्वोच्चम होता है, सर्वोक्त होता है, ये भारत में आपका नहीं पाया जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। परमाणु रिएक्टर परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर काम करते हैं। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन सबसे अधिक उपयोग यूरेनियम का किया जाता है और यूरेनियम प्रचुर मात्रा में समुद्रों द्वारा दुनिया भर में कई स्थानों में पाया जाता है। और अगर हम भारत में बात करें तो यूरेनियम आंध्र प्रदेश, इसके बाद हमारा झारखंड आपका देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं आगे। परमाणु रिएक्टर में किस प्रक्रम द्वारा विद्युत उत्पादित की जाती है? तो नाभिकीय विखंडन यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। परमाणु नाभिक की खोज किसने की? परमाणु नाभिक की खोज रदरफोर्ड यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने ना ऐसे याद किया था, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन। और यहाँ प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की? तो चैडविक। इस तरह से इसको याद किया गया था। चलते आगे। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा कहलाता है, न्यूक्लियस कहलाता है। एक परमाणु के केंद्र का धन आवेशित हिस्सा यानी पॉजिटिव हिस्सा आपका क्या? न्यूक्लियस कहलाता है।
और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो आपका माइनस होता है, ये भी ध्यान रखेंगे, यानी ऋणात्मक होता है। परमाणु के केंद्र में धनात्मक आवेशित भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक प्रोटॉन नामक कणों का एक संग्रह है जो धनात्मक रूप से आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो विद्युत रूप से उदासीन होता है। तो न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है, इसलिए नाभिक को धनात्मक रूप से आवेशित करता है। आगे चलते हैं, देखिए यहाँ पे जो मैंने बताया वही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। चलते हैं आगे, कॉस्मिक किरणों के बारे में बताना है। कॉस्मिक किरणें आवेशित कण हैं। ऋणात्मक आवेश क्या है, तो बीटा कण आपका ऋणात्मक आवेश है। बीटा कण अत्यंत ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन है जो आंतरिक नाभिक से मुक्त होते हैं। इसका मास जो है नेग्लिजिबल होता है और चार्ज नेगेटिव होता है, ध्यान रखेंगे। परमाणु के नाभिक में निम्न कण होते हैं, कौन से, तो दो होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आगे चलते हैं, भारी पानी क्या होता है। भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटॉप ले लेता है, ठीक है। भारी पानी का रासायनिक नाम क्या है, भारी पानी का रासायनिक नाम है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे, तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ये 3। और भारी पानी पानी का वह रूप है जिसमें प्रोटियम के बजाय ड्यूटेरियम होता है। तो परमाणु रिएक्टरों में भारी पानी का उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। आगे चलते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसका भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। क्या होता है, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। चलते हैं आगे, यहाँ पे देख लेते हैं, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। तारे पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते प्रतीत होते हैं, किस वजह से, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही, इसीलिए पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हुए तारे आपको प्रतीत होते हैं। चलते हैं आगे, ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत क्या है, तो सौर ऊर्जा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते, पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो डॉक्टर अरविंद कार्लसन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। डॉक्टर अरविंद कार्लसन जो है वो मस्तिष्क में रासायनिक संकेतों और पार्किंसंस रोग के परिणाम स्वरूप उपचार के लिए 20,000 में फिजियोलॉजी का मेडिसिन में इनको नोबेल पुरस्कार मिला। रिएक्टर स्केल बताना है क्या है, तो इससे भी क्वेश्चन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सभी यंत्र को बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिए, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछने के चांसेस 99% है। तो रिएक्टर स्केल का उपयोग यहाँ पे बताना है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा भूकंप की तीव्रता से और इसे रिएक्टर स्केल द्वारा मापा जाता है। वायु की गति को किससे मापते हैं, एनीमोमीटर। प्रकाश की तीव्रता को फोटोमीटर में मापा जाता है। पानी की लवणता को सैलिनोमीटर में नापा जाता है, ध्यान रखेंगे ये सब। आगे चलते हैं, हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह कौन सा है, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे आप परसेंटेज याद रखिए, नाइट्रोजन पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। और यहाँ पे देखिए, नाइट्रोजन आपका 78.08%, ऑक्सीजन है 20.95%, ऑर्गन है 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं आगे, जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है, उसका घनत्व कम हो जाता है। जब पानी जम जाता है तो उसका घनत्व जो है वो कम हो जाता है, लेकिन स्तर बराबर रहता है, ये भी ध्यान रखेंगे। और देखिए यहाँ पे क्या बातें आपको कही गई है कि पानी का घनत्व बढ़ जाता है क्योंकि इसे ठंडा किया जाता है, लेकिन 4 डिग्री सेल्सियस पर यह अधिकतम घनत्व तक पहुँच जाता है। उसके बाद जब यह हिमांक बिंदु तक पहुँच जाता है तो घनत्व घट जाता है। अब ये बताना है आपको, ये जो फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है HOOCCOOH, ये आपको कौन सा अम्ल इसको कहा जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। एसिटिक अम्ल भी ध्यान रखेंगे, तो यह एक दुर्बल अम्ल है और इसका स्वाद खट्टा या तीखा होता है। एसिटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है, तो सिरके के समान होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तत्व में समस्थानिक अलग अलग होते हैं, किसमें, मास में। द्रव्यमान यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे चलते हैं, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या यहाँ बतानी है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या के योग के बराबर होती है। ठीक है, तो इससे आप निकाल सकते हैं जो भी उसका नाभिक मास आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन का तो 7 होता है। पीएच स्केल का उदासीन मान 7 के बराबर होता है। और यहाँ पे आप बाकी का भी देख लीजिए। पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो सोरेनसन, यहाँ पे ध्यान रखेंगे। और पीएच स्केल की रेंज 0 से 14 के बीच में है। ठीक है, यहाँ पे 7 से कम आपका विलयन अम्लीय में होता है, 7 आपका विलय क्षारीय में होता है, और उदासीन आपका बराबर में होता है। चलते हैं आगे, शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। जर्मन सिल्वर से संबंधित है। जर्मन सिल्वर किससे संबंधित है यहाँ पे आपका? तो देख लीजिए यहाँ पे, तो कॉपर, जिंक और निकेल यहाँ पे आपका देखने में इसके जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। और यहाँ पे आपका 60% तांबा, 20% निकल और 20% आपका जस्ता मिलता है। ठीक है, कॉपर, जिंक और निकल यहाँ पे आपका इस रेशियो में देखने को मिलता है, और इसको हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। चलते हैं आगे, प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड, हम सभी जानते हैं। शुष्क बर्फ बताना है। शुष्क बर्फ क्या होता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है सॉलिड में। सॉलिड CO2 को हम क्या कहते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। जल में द्रव्यमान के अनुसार ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होता है? तो 8:1 यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। आलू के चिप्स वाले प्लास्टिक बैग में एक एंटीऑक्सीडेंट भरा होता है जिसे क्या कहा जाता है? नाइट्रोजन। आपने देखा होगा जो चिप्स होता है, चिप्स वगैरह के जो पैकेट में जो गैस भरा होता है वो क्या होता है? नाइट्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड CO से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। सांस में ली गई कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन में चिपक जाती है, जो लाल रक्त कणिकाओं का प्रोटीन होता है और जो खून को लाल रंग देता है और ऑक्सीजन ले जाने में मदद देता है। कार्बन मोनोऑक्साइड खून को ऑक्सीजन ले जाने से रोकती है और इसलिए शरीर के ऊतकों को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। पीतल के घटक बताना है, तो जस्ता और तांबा यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। तो इसको हमने याद किया था किस तरह से? पिताजी की तरह। पिताजी, पीतल, और ता से तांबा और जिंक। तांबा और जिंक से आपका क्या बना है? पीतल, इसको ध्यान रखेंगे। और कांसा आपका तांबा और टिन से बना है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। तो आगे चलते हैं, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो D2O हमने अभी भी देखा। अंबुझा चूना कहते हैं किसको? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे आपका, जिसे आमतौर पर चूने के रूप में जाना जाता है, एक रासायनिक यौगिक है और इसको CaO इसका सूत्र है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे अनबुझा चूना भी कहते हैं। गैस गुब्बारे में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है। किस लिए भरी जाती है? क्योंकि यह ज्वलनशील नहीं होती है। आज हीलियम का उपयोग हाइड्रोजन के बजाय किया जाता है क्योंकि यह अक्रिय और अज्वलनशील है, जो चीज़ों को बहुत सुरक्षित बनाती है। चलते हैं आगे, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट याद रखना है, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र भी आप देख सकते हैं, कुकिंग सोडा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया कर क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। चूने का पानी क्लोरीन से क्रिया करके क्या बनाता है? ब्लीचिंग पाउडर बनाता है। स्टेनलेस स्टील में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? तो लोहा, क्रोमियम और निकल। लोहा, क्रोमियम और निकल स्टेनलेस स्टील के तत्व में मौजूद होते हैं। आगे चलते हैं, थर्मामीटर में कौन सी धातु का उपयोग होता है? तो पारा होता है। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकल आपको देखने को मिलता है। वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? तो रेडॉन। रेडॉन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा।
इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। आवर्त सारणी में समूह 18 निष्क्रिय गैस का है और ऑर्गन जो है, ऑर्गन सहित गैसों की श्रृंखला का यह समूह हीलियम, नियॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन है। रेडॉन सभी में से एकमात्र रेडियोधर्मी है और यह वायुमंडल में भी मौजूद नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं की परीक्षण यानी प्रिजर्वेशन में प्रयोग होता है? तो सोडियम बेंजोएट, आपको एनसीईआरटी में भी ये देखने को मिला होगा। तो आंसू गैस में कौन सी गैस शामिल होती है? क्लोरीन होती है, ध्यान रखेंगे। क्लोरीन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। प्लास्टर का पेरिस सूत्र यहाँ बताना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है और इसका जो रासायनिक सूत्र है यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलते आगे। हंसने वाली गैस यानी लाफिंग गैस किसको कहा जाता है? नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट। और खाने वाला सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। इतना बात आपको ध्यान रखना है। धोने में सोडियम कार्बोनेट का सामान्य सूत्र आपको दिख रहा है। नीला थोथा रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। यहाँ पे नीला थोथा या तूतिया या कॉपर सल्फेट अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र SuSO4 है। इसे क्यूप्रिक सल्फेट भी कहते हैं। धोने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र बताना है तो Na2CO3 यहाँ पे आपका हो जाएगा, जो एक गंधहीन पाउडर है धोने का सफ़ेद यहाँ पे सोडा, और इसे सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। भारत में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले अयस्क में कौन सा है? तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा हो जाएगा। किसका अयस्क होता है ये आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। बॉक्साइट में बताइए अयस्क किसका होता है। अयस्क यहाँ पे बताना है किसका होता है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है। किसका होता है कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं आगे। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो साइट्रिक अम्ल होता है उसके अंदर, इसके वजह से नींबू खट्टा होता है। साइट्रिक अम्ल आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म का निर्माण में प्रयोग किए जाने वाली गैस कौन सी है? मीथेन। सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? सल्फर को गर्म रबड़ में जोड़ने की क्रिया क्या कहलाती है? प्राकृतिक रबड़ को सल्फर के साथ गर्म करके सख्त बनाने की प्रयुक्त रासायनिक प्रक्रिया को वॉल्कीकरण कहा जाता है। ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। आयोडीन परीक्षण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसका पता लगाने के लिए किया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट का पता लगाने के लिए किया जाता है। जब मधुमक्खी काटती है तो तुरंत उसके डंक वाले स्थान पर चूने का लेप लगाया जाता है, क्योंकि मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है जो CaO के साथ बेअसर हो जाता है। आगे चलते हैं। CNG का मुख्य घटक क्या है? तो यहाँ पे आपका मीथेन हो जाएगा, CH4 मीथेन। यहाँ पे बिल्कुल मीथेन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलते आगे। किसके कारण न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो हाइड्रोजन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। LPG का प्रमुख घटक बताना है। LPG का प्रमुख घटक यहाँ पे ब्यूटेन और प्रोपेन आपका हो जाएगा। चलते आगे। हीरा बहुमूल्य पत्थर के अलावा कुछ नहीं है सिवाय कार्बन का एक रूप। तो हीरा क्या है? कार्बन का एक रूप है। चलते आगे। बैकेलाइट के बारे में बताना है। बैकेलाइट निम्न में से संघनन से बनता है। किसके संघनन से बनता है? तो फिनॉल और फॉर्मलाडेहाइड, ठीक है। बैकेलाइट और पीली ऑक्सी बेंजिल यहाँ लैग्निकोलेहाइड्राइड सिंथेटिक घटकों से मिलकर बना पहला प्लास्टिक था, और यह एक थर्मोसेटिंग फेनॉल फॉर्मेलॉइड रॉल है जो फॉर्मेलाइड्स के साथ फिनॉल के संक्षेपण प्रतिक्रिया में निर्मित होता है। आगे चलते हैं। बताना है यहाँ पे टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? तो लॉक्जेलिक अम्ल होता है। यहाँ पे ऑक्जेलिक अम्ल बिल्कुल सही है, ठीक है। यूरिया में क्या उपस्थित होता है? कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो CHNO आपका उपस्थित होता है। नाइट्रोजन देखिए यह यकृत में बनने वाला एक नाइट्रोजन युक्त यौगिक है। यूरिया में कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होता है। इसका सूत्र क्या होता है? CH4NO, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसे कार्बामाइड या यूरियोफिल के नाम से भी जाना जाता है। यौगिक K2O का सही नाम बताना है।
K2O पोटेशियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। सभी कार्बनिक यौगिक का एक प्रमुख अवयव होता है, तो कार्बन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है, तो नाभिकीय संलयन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं, तो यूरिक अम्ल यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। भोपाल गैस त्रासदी किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी, तो मिथाइल आइसोसाइनेट यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मिथाइल आइसोसाइनेट जो है गैस का निगमन यहाँ पे भोपाल गैस त्रासदी का कारण था। 2-3 दिसंबर 1984 को भोपाल शहर में यूनियन कार्बाइड सहायक कीटनाशक संयंत्र में हुआ था। इसे विश्व का सर्वाधिक निकटतम औद्योगिक आपदा माना जाता है। चलते हैं आगे। सल्फर यहाँ पे कॉपर सल्फेट का घोल जल में नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है। कॉपर सल्फेट का घोल जो होता है वो जल में नीले लिटमस को लाल लिटमस में बना देता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है, तो जिप्सम है। यह क्या है, जिप्सम है। और जिप्सम में देखिए यह एक वाष्पीकरणीय खनिज है जो बहुधा स्तरीय अवसादी निक्षेपों में पाया जाता है। इसका सूत्र CaSO4 2H2O यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में कैल्शियम सल्फेट हेमडाइड्रेट्स होता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में जल डाला जाता है तो यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। आगे चलते हैं। जब लोहे की कील में जंग लगती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है। ऐसी स्थिति निर्मित होती है कील के भार में बढ़त के कारण। ठीक है, कील में भार के बढ़त के साथ जो है आयरन ऑक्साइड बनता है, तो ऐसी स्थिति निर्मित हो जाती है। जीव विज्ञान का पिता बताना है, यहाँ पे कौन हो जाएगा, तो अरस्तु बिल्कुल सही हो जाएगा। कीट संवर्धन क्या है, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान ही कीट संवर्धन हो जाएगा। पेडोलॉजी बताना है। पेडोलॉजी किस वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है, तो मिट्टी से संबंधित है। मिट्टी से संबंधित जो अध्ययन है उसको पेडोलॉजी के अंदर हम पढ़ते हैं। ऑकोलॉजी क्या है, तो कैंसर का अध्ययन करने पर हम ऑकोलॉजी कहते हैं। ऑर्निथोलॉजी के अध्ययन अंतर्गत अध्ययन किसका अध्ययन किया जाता है, तो पंछी का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी यहाँ पे आपका पंछी से संबंधित हो जाएगा। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होता है, तो यहाँ पे देखिए ऑस्टियोलॉजी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते या बंद होते हैं, तो कोशिका में पानी की मात्रा में परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते और बंद होते हैं। स्टोमेटा का खुलना और बंद होना एक ऐसी प्रक्रिया है जो पौधों में गैस विनिमय और जल संतुलन को नियंत्रित करता है। आगे चलते। गाजर का रंग नारंगी होता है क्योंकि क्या होता है, उसमें कैरोटीन पाया जाता है। बिल्कुल सही। लाइसोसोम बताना है क्या है, तो पाचन केंद्र है। लाइसोसोम क्या है, पाचन केंद्र है। लाइसोसोम को ही कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। कल मैंने आपसे इसका क्वेश्चन पूछा था पर मुझे किसी ने भी अभी तक कमेंट बॉक्स में नहीं बताया है। तो लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, ध्यान रखेंगे। कोशिका के किस भाग में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया होती है, तो कोशिका द्रव्य में होती है, ध्यान रखेंगे। अर्धसूत्री विभाजन में युग्मनज स्पेंसिस कब होता है, जाइगोटिन के दौरान होता है, इसको ध्यान रखें। किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होता है, विषाणु में कोई एंजाइम नहीं होता है। शरीर की प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन निम्न में से किसके माध्यम से पहुंचाई जाती है, लाल रुधिर कणिका के द्वारा पहुंचाई जाती है। ठीक है, RBC के द्वारा पहुंचाई जाती है। चलते हैं आगे। कोशिका का शक्ति स्रोत क्या है, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इसको हम कोशिका का शक्ति गृह के रूप में जानते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अस्तित्व और कामकाज के लिए आवश्यक ऊर्जा उत्पादन करती है। 80% जो अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है, जल है। मानव शरीर में जल 70% होता है। यह हमारे शरीर के लिए आवश्यक घटक है और तापमान को नियंत्रित करता है, ये सब हम जानते हैं। अधिकतर एंजाइम किस में होता है,
अधिकतर एंजाइम होता है किसमें, प्रोटीन में। एंजाइम ज़्यादातर प्रोटीन से बनते हैं। हमारे शरीर में स्वाभाविक रूप से एंजाइम उत्पन्न होते हैं। हमारे शरीर में एंजाइम बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने में मदद करते हैं। इनमें मांसपेशियों का निर्माण, विषाक्त पदार्थों को नष्ट करना, पाचन के दौरान खाद्य कणों को तोड़ना शामिल है। पाचन तंत्र के उचित कार्य के लिए 3 प्रकार के पाचन एंजाइम की सहायता से होते हैं। इसको भी आप देख लीजिए। एमाइलेस, यह शर्करा और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नीचे टूट जाता है। लाइपेस, ये लिपिड को तोड़ता है जो वसा और तेल ग्लिसराय और वसीय अम्ल में होता है। प्रोटीज क्या होता है, अमीनो अम्ल में प्रोटीन को तोड़ता है। तो कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, तो विटामिन के आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, विटामिन के का आपको यहाँ पे नाम बताना है, क्या होगा ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, विटामिन के का नाम क्या होगा। विटामिन सी घाव भरने, उपस्थि, हड्डी, दांतों की मरम्मत और रख रखाव के लिए आवश्यक है। इसमें एक एक पॉइंट आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है विटामिन सी का रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित विटामिन है। विटामिन ए रेटिनॉल कहलाता है, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। और यह अच्छी दृष्टि और आँखों को स्वस्थ बनाने के लिए यहाँ इसका काम होता है। जीरोफ्थैलीमा और रतौंधी, ये विटामिन ए की कमी से होता है। और थायमिन विटामिन B1 का नाम है। विटामिन B1 में शरीर की कोशिका को कार्बोहाइड्रेट और ऊर्जा मिलने में मदद मिलती है। आगे चलते हैं। विटामिन से एक क्वेश्चन आपका बन सकता है, किस वनस्पति खाद्य में अधिक प्रोटीन होता है, तो सोयाबीन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। किस प्रोटीन को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, विटामिन सी को कहते हैं, याद रखेंगे। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण होता है किसमें, यकृत में। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में आपका कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, हमने अभी देखा। दूध में खट्टापन आता है किससे, लैक्टिक अम्ल से आता है। आगे चलते, डीएनए में 2 प्रकार के न्यूक्लिक एसिड हैं, इसको आरएनए कहते हैं। डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है, जीन। जीन जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। डीएनए में एक हेलिक्स की लंबाई होती है 34A। मेंडल के आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, लैंगिक जनन पर आधारित है। मटर के दाने पर इन्होंने सबसे पहले किया था। प्रजातियों के विकास में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया जाता है, डार्विन ने दिया है। प्रजातियों के विकास के प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन ने दिया है। जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन आपका माना जाता है। जीव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया, लैमार्क, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया जाता है किस, डी वेरिस, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया, तो जीन के संश्लेषण के लिए हरगोविंद खुराना को आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया। स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित होते हैं क्योंकि उनमें एक एक्स क्रोमोसोम होता है, केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है, इसीलिए पुरुषों में ये अधिक रोग देखने को मिलता है। चलते हैं आगे। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है, तो जीवाणु के द्वारा किया जाता है। बैक्टीरिया आपका बिल्कुल सही रहेगा। बैक्टीरिया की खोज किसने की, तो ल्यूवॉन हुक, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। लाइकेन के बारे में बताना है। लाइकेन में क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं, तो कौन रहते हैं, शैवाल और कवक सहजीवी संबंध बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, सहजीवी संबंध बनाते हैं। तो लाइकेन में यहाँ पे शैवाल और कवक बिल्कुल सही है। शैवाल और कवक बढ़ने के लिए स्थिर सतह प्रदान करता है। शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से दोनों सहभागी के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। कवक और जीवाणु जो है ये भी आपका यहाँ पे कभी कभी लाइकेन में जीवाणु ही नहीं, साइनोबैक्टीरियम भी पाया जाता है। साइनोबैक्टीरियम एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषण जीवाणु है। शैवाल और विषाणु, यहाँ पे शैवाल और विषाणु एक परजीवी है जो यह आमतौर पर अपने परपोषी पर जीवित रहता है। आगे चलते, कवक पौधे में क्या नहीं पाया जाता है, तो ये पर्णहरित नहीं पाया जाता है। पौधे के विपरीत कवक में हरा वर्णक यानी क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और इसलिए प्रकाश संश्लेषण में ये असमर्थ होता है कवक, ध्यान रखेंगे। फंगस किस प्रकार का जीव है,
तो प्रारंभिक जीव है कवक, एक प्रारंभिक जीव है कवक। हवा में, मिट्टी में, पौधे पर, पानी में रहते हैं। कुछ कवक हवा में छोटे बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं। आप बीजाणुओं को सांस से अंदर ले सकते हैं और आपके शरीर में ये उतर सकता है। सर्वाधिक उपयोग में आने वाला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन उत्पादन किया जाता है एक फफूंद से। ठीक है, फफूंद से इसका उत्पादन किया जाता है पेनिसिलिन, जो कि एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ग्रीन मोल्ड पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। इसको ध्यान रखेंगे। अदरक एक तना है, जड़ नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें नो और इंटरनोड शामिल होते हैं। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अदरक एक तना है और जड़ नहीं है, क्योंकि इसमें गांठ और पोड़ियाँ होती हैं। यह एक प्रकंद तने का एक भूमिगत स्थान रूपांतरण होता है। आगे चलते हैं। एजार्टा इरेक्टा इंडिका नामक सामान्य नाम किसका? नीम का है। किस जीव में पौधों एवं जंतुओं के लक्षण पाए जाते हैं? तो युगलीना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पौधे और जंतु दोनों की ही लक्षण इसमें पाए जाते हैं। बायोफाइटा में क्या होता है? तो मांस एवं लिवरवर्ट आपका देखने को मिलता है। बायोफाइटा वनस्पति जगत का एक सबसे बड़ा वर्ग है। इसके अंतर्गत सभी पौधे आ जाते हैं। इसमें वास्तविक संवहन ऊतक यानी वैस्युलर टिश्यू नहीं होता है, जैसे मोसेस, हॉर्नवर्ट, लिवरवर्ट, या एक मर्चेंटिया, ये सब एक बायोफाइटा होता है। तंबाकू की पत्तियों से निकलने वाला अल्काइड है क्या? निकोटिन। यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मलेरिया की दवा कुनैन जो है किससे प्राप्त की जाती है? तो सिमकोना के पौधे से। बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। सबसे लंबा जीवित वृक्ष कौन है? तो सिकोआ हो जाता है। सिकोआ यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मटर का पौधा क्या है? तो शाक है। कीट सांस लेते हैं किसके द्वारा? रंध्र के द्वारा। श्वास रंध्र द्वारा लेते हैं। तो किस वर्ग में जंतुओं का प्रगोहा यानी सिलोम रक्त से भरा होता है? तो आर्थ्रोपोडा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा एक प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता है परंतु वह श्वसन करता है? तो हाइड्रा आपका बिल्कुल यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एक रानी मधुमक्खी किस प्रकार के अंडे देती है? दो प्रकार एक से बनते हैं, रानी और कार्यकर्ता, तथा दूसरे बनते हैं ड्रोन। तो निषेचन से प्राप्त अंडे रानी और श्रमिक लार्वा पैदा करते हैं, जहाँ अनिषेचित अंडे से नर ड्रोन मधुमक्खियाँ पैदा होती है। हालांकि अंडों के लिए 3 दिन का समय लग सकता है। अतः 2 प्रकार के अंडों का उत्पादन हुआ। एक रूप रानी और श्रमिक तथा दूसरा रूप जो है ड्रोन के माध्यम से देखने को मिलता है। लीवर फ्लूक किसके पित्त वाहिनी में रहता है? तो भेड़ यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। भेड़ यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लीवर फ्लूक किसके पित्त वाहिनी में होता है? लीवर फ्लूक भेड़ में। किस स्तनपायी जीव के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो स्तनपायी जीव में कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्तनपायी हृदय में 4 कक्ष, 2 आलिंद और 2 निलय होते हैं। स्तनधारियों और पक्षियों में 4 हृदय कक्षों में विभाजित होता है, 2 आलिंद और 2 निलय। जुगनू क्या है? तो जुगनू यहाँ पे एक कीट है। जुगनू या खतोत कीटों का एक परिवार है। इसके पंख होते हैं। ये जीव दीप्ति उत्पन्न करके अपने संगी को आकृष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। इनके द्वारा उत्पन्न प्रकाश पीला, हरा, लाल आदि हो सकता है। सबसे छोटा जीव स्वयं विकास और प्रजनन करने में समर्थ है कौन? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। दीमक की आंत में, ये सभी क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछे जाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन जितने भी मैं लेके आई हूँ। दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो प्रोटोजोआ यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन वर्गीकृत है, तो अस्तनी यहाँ पे आपका वर्गीकृत किया जाता है, स्तनपायी डॉल्फिन को। चलते आगे। टीनिया सोलियम को सामान्य रूप में क्या कहते हैं? पोर्क व टैपवर्म कहते हैं। टैपवर्म है ये। टीनिया सोलियम को सामान्य भाषा में सुअर मांसफीता कर्मी पोर्क टैपवर्म कहा जाता है। यह मानवों एवं अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी होता है। एम्फीबिया बताता है। एम्फीबिया क्या है? तो जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया बताते हैं। डॉल्फिन किस वर्ग के अंदर आता है? तो मैमल्स के अंदर आता है। इसको ध्यान रखेंगे। चलते आगे।
निकल जाने पर मछलियाँ मर जाती है, वे श्वास नहीं ले पाती है इसीलिए मर जाती है। इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन डहेलियों की जड़ों से प्राप्त होता है, डहेलिया की जड़ों से प्राप्त होता है। कीटभक्षी पौधे मिट्टी में किसकी कमी से उगते हैं? नाइट्रोजन की कमी से। नाइट्रोजन की कमी से कीटभक्षी पौधे मिट्टी में उग जाते हैं। फूल का डैश क्या बनता है? फल किससे बनता है? तो अंडाशय यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। फूल का अंडाशय फल बन जाता है। द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा समपार्श्विक। ठीक है, चलते आगे। नारियल के फलों का फैलाव होता है मार्सोकारी द्वारा। मैसोकारी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। पत्तियों में उपस्थित उन छिद्रों का नाम लिखिए जिनके द्वारा श्वसन क्रिया में गैसों का आदान प्रदान होता है। तो रंध्र आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हमने कई बार देखा है। बीज के द्वारा भविष्य में पौधा बनाने वाला भाग होता है कौन? भ्रूण। आगे चलते हैं। लौंग एक मसाला है, पौधे के किस भाग में प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे। किस पौधे में खाद्य सामग्री संग्रह करने के लिए अपने स्टेम को संशोधित किया जाता है? तो अदरक यहाँ पे आपका बिल्कुल सही रहेगा। लौंग प्राप्त होता है, लौंग किससे प्राप्त होता है? तो पुष्पकली से प्राप्त होता है, ध्यान रखेंगे, पुष्पकली से प्राप्त होता है। पौधे के किस भाग से केसर प्राप्त होता है? तो वर्तिकांग से आपका केसर प्राप्त होता है। पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो पर्ण यहाँ पे आपका, पत्ता यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। भ्रूण यानी एम्ब्रियो किससे मिलता है? किससे मिलता है? बीज से मिलता है। कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो पुष्प हो जाएगा, क्योंकि यही बाद में फल बनता है। अभी अभी हमने देखा। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो रैफलेसिया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, रैफलेसिया। किस हार्मोन के कारण रंध्र बंद होता है? तो ABA हार्मोन के द्वारा जो है रंध्र बंद हो जाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी खोज बेनेट, क्लार्क और कैफर्ड ने की है। ठीक है, चलते हैं आगे। जिम्नोस्पर्म के बारे में बताना है। जिम्नोस्पर्म में फलों के निर्माण में कमी का कारण होता है नग्न बीजांड। ठीक है, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। एक बीज क्या होता है? पका हुआ बीजांड ही एक बीज कहलाता है, जो निषेचित होता है आगे चल के, फिर वो विकसित होता है। एक परिपक्व बीजांड जो है उत्तक में निर्माणित खाद्य उत्तक में निर्माण करता है। निषेचन के बाद बीज आवरण विकसित होता है किसमें? तो भ्रूण बैग से निर्मित होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है आपका। ठीक है, पौधों में जल का परिवहन जाइलम द्वारा होता है। और खाने का परिवहन आपका किसके द्वारा होता है? फ्लोएम और जाइलम, ध्यान रखेंगे। चलते हैं आगे। सक्सन फूल के पास कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, वाष्पोत्सर्जन के कारण। ठीक है, बैक्टीरिया, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट क्या है? तो 70 प्रकार हैं, 70 प्रकार हैं। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? मृदा से प्राप्त करते हैं। पौधों को कहते हैं संकर पौधा कहते हैं। रात के समय यह सलाह दी जाती है कि पेड़ के नीचे ना सोएं। क्यों? तो कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है पेड़, इसीलिए। आगे चलते हैं। डैश जो है फूलों के प्रजनन तंत्र होते हैं कौन से? तो पुंकेसर और गर्भकेसर, ये दो आपके फूलों के प्रजनन तंत्र होते हैं। क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को उगाया जाता है। लौह रहित माध्यम से यानी आयरन रहित माध्यम से उगाते हैं तो क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधों को लौह रहित माध्यम से उगाया जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी कमी के कारण होती है। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उसको क्या कहते हैं? तो हेलोफाइट यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? लवण मृदोभिद यानी हेलोफाइटा कहते हैं, याद रखेंगे। चलते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण होता है क्लोरोप्लास्ट में, इसको भी ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट में होता है, इसको आप पढ़ सकते हैं।
चलते हैं आगे। क्लोरोफिल में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है, हमने इसको आगे भी देखा था। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं उसको क्या कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं, जिसको उपास्थि भी कहते हैं। उपास्थि भी कहते हैं, ठीक है। बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्न में से किस परिवर्तन के लिए किया जाता है? रोलिंग घर्षण के लिए किया जाता है। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो पैराथायराइड यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में 22 अस्थियां होती हैं। वयस्क खोपड़ी में सामान्यतः 22 अस्थियों से बनी होते हैं, जिनमें 8 करोटी अस्थियां और 14 चेहरे की अस्थियां होती हैं। कौन सा हार्मोन ग्लूकोज की अधिकता में ग्लाइकोजन में परिवर्तित हो जाता है? तो इंसुलिन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इंसुलिन क्या है? तो एक प्रकार का प्रोटीन है। और सार्वभौमिक स्वीकार्य रक्त समूह, कौन सा ऐसा रक्त है, समूह है जो, यानी कौन सा एक ब्लड ग्रुप है जो सार्वभौमिक होता है? ए बी आपका यहाँ पे ब्लड ग्रुप जो होता है ए बी पॉजिटिव, वो सार्वभौमिक स्वीकर्ता होता है। हर प्रकार के ब्लड को वो प्रतिजन या प्रतिरक्षी होता है और ये ग्रहण कर सकता है। प्यूटरी ग्रंथ यहाँ बताना है कहाँ पे पाया जाता है? पीयूष ग्रंथ। पीयूष ग्रंथ आपका मस्तिष्क में पाया जाता है। मास्टर ग्रंथि भी हम पीयूष ग्रंथि को ही कहते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे बताना है तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है? न्यूरॉन है। एकमात्र धमनी जो ऑक्सीजन रहित रक्त को वहन करती है, तो धमनी यानी आर्टरी जो है, आर्टरी फुसफुस आर्टरी जो होता है वो आपका ऑक्सीजन रहित, या फिर यहाँ इसका मतलब होता है जो बिना ऑक्सीजन के, यानी कि ऑक्सीजन रहित जो होते हैं उसको फुसफुस धमनी ही केवल लेके जाता है, ठीक है, रक्त वहन करता है। और ऐसे अगर पूछा जाए तो वेन्स में होता है। सिराएं जो होती है वो ऑक्सीजनित होती हैं, और इसके अलावा धमनियाँ जो होती हैं वो ऑक्सीजन सहित होती हैं, ठीक है, इसको समझ के अच्छे से। और फुसफुस धमनी में और फुसफुस सिरा में आपका उल्टा होता है, ये ध्यान रखेंगे। रक्त के संचालन में मदद करता है कौन? लिम्फोसाइट्स यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? इंसुलिन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एंजाइम जो है लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। सार्वभौमिक दाता कौन होता है? कौन सा ब्लड ग्रुप हर एक ग्रुप को ब्लड दे सकता है? तो ओ नेगेटिव यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आमाशय रस में मुख्यतः क्या होती है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होती है। शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है WBC श्वेत रक्त कर्णिका, ठीक है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो शरीर में संक्रमण से रक्षा करते हैं। एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है? तो 1350 ग्राम होता है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। स्पाइनल कॉर्ड में कितने जोड़े तंत्र होते हैं? 31 होते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन जो है नियंत्रण कहाँ से होता है? मेरु रज्जु से होता है, इसको बोन मैरो से होता है, ध्यान रखेंगे। शरीर का तापमान नियंत्रित होता है कहाँ से? हाइपोथैलेमस, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। हाइपोथैलेमस से आपका होता है शरीर का तापमान नियंत्रित। गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनती है किससे? कैल्शियम ऑक्सलेट, यहाँ पे आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन पाया जाता है छोटी आंत में। मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन कहाँ पाया जाता है? छोटी आंत में, ध्यान रखेंगे। मानव रक्त में pH का मान कितना होता है? तो रक्त का मान बताना है 7.4 होता है pH मान, ध्यान रखेंगे। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप कितना होना चाहिए? तो 5 से 6 मिलीलीटर आपका होना चाहिए। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है कहाँ? ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह हो जाता है? तो इंसुलिन की कमी से हो जाता है, ध्यान रखेंगे। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी है? 206। रक्त दाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्त दाब का कौन सा हो जाएगा? तो रक्तचाप को मापने वाले यंत्र को रक्तचाप मापी या स्फाइग्नोमैनोमीटर कहते हैं।
किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की? तो एडवर्ड जेनर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल पॉक्स यानी चेचक के टीके की खोज की थी 1796 में। निमोनिया एक संक्रमण है, किसका संक्रमण है? फेफड़ों का संक्रमण हो जाता है निमोनिया में। आगे चलते हैं, थैलेसीमिया बताना है, एक आनुवांशिक रोग है जो रक्त को प्रभावित करता है। थैलेसीमिया किसको प्रभावित करता है? रक्त को प्रभावित करता है। बीसीजी वैक्सीन जो है, बीसीजी का टीका इस्तेमाल किया जाता है क्षय रोग में, ठीक है। तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरेलिन टीका है एक, जो आपका ये टीबी में आपके रोकथाम के लिए यूज में आता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। पीलिया एक संक्रामक रोग है। पीलिया जो है एक संक्रामक रोग है और ये किससे फैलता है? जल से फैलता है। एड्स किसके कारण होता है? तो वायरस होता है, विषाणु के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। अल्जाइमर रोग बताना है। अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क मुंह प्रभावित करता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मस्तिष्क को प्रभावित करता है। एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण कौन है? पेनिसिलिन, हमने काफ़ी बार देख लिया इसको। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। आगे चलते हैं, चेचक का टीका कहाँ से बनता है? तो भेड़ों से बनता है। भारत में भेड़ और बकरी चेचक के टीकों के लिए रोमेनियन स्ट्रेन और पानीपेट स्ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा श्रीनगर स्ट्रेन से भी टीके को विकसित किया गया है और टीके जो है जीवित छीनकृत रूप में उपलब्ध होते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? तो प्रकाश संश्लेषण श्वसन दोनों दिन के समय पादपों में होता है, श्वसन रात में होता है, प्रकाश संश्लेषण जो है दिन में होता है। सफ़ेद कीट एक महत्वपूर्ण कवक रोग है सरसों का। सरसों का एक कवक रोग है सफ़ेद कीट, याद रखेंगे। एंथ्रोफोबिया डर है। एंथ्रोफोबिया क्या है? एक प्रकार का डर है पुष्पों का। पुष्पों का डर है, कैसे? तो जिन लोगों को एंथोफोबिया होता है उन्हें फूलों से अत्यधिक डर लगता है। एंथोस फूलों के लिए एक ग्रीक शब्द है और जो फोबिया का अर्थ है वो है डर। तो एंथोफोबिया में से पीड़ित व्यक्ति किसी भी फूल या विशिष्ट प्रकार से डर जाता है, किसी फूल से जो है या उसके पौधे के किसी हिस्से से डर जाता है, तने से लेकर पत्ती तक, पंखुड़ी तक डर का कारण बन सकता है। तो इस तरह से हमने 250 कुल क्वेश्चन को अभी देखा और इसको बार बार रिवीजन करेंगे ताकि आपको अच्छे से इसका तैयारी बढ़िया से हो जाए। इसमें सारे क्वेश्चंस आपको ऐसे कराए गए हैं जो आपके बीपीएससी में पूछे गए हैं, तो इसको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कीजिए। इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।